नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में कांग्रेस जितनी मजबूत है, देश में उतनी ही कमजोर नजर आती है। यहां तक कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी भी कांग्रेस पर सवाल उठा चुकी है, कांग्रेस के खिलाफ बयान दे चुकी है। सवाल कांग्रेस के वर्चस्व का नहीं, क्योंकि आज भी अगर बीजेपी को पूरे देश में कोई पार्टी टक्कर दे सकती है तो वो कांग्रेस है, जिसका हर प्रदेश में अपना वोट बैंक है। 2019 के चुनाव में भी लगभग 13 करोड़ के आसपास वोट बैंक रहा था, जो लगभग 20% था। गांव बस्ती में कार्यकर्ता है, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने के लिए सिर्फ इतना भर जरूरी नहीं है। जनता को अपने साथ लेना, अपने साथ करना और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना। ऐसे में जो बीजेपी महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस को हरा 2014 में सत्ता में आई थी, उसी महंगाई को हथियार बना कांग्रेस बीजेपी पर हल्ला बोलने को तैयार है। जगह चुनी है सबसे मजबूत जमीन, यानी राजस्थान को, राजस्थान के जयपुर को। तो क्या इस रैली के जरिए कांग्रेस न सिर्फ अपने खोए जनाधार को पूरे देश में वापस हासिल कर पाएगी, बल्कि अपनी ताकत का उदाहरण उन पार्टियों को भी दे जाएगी जो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद इस रैली की तैयारियों में लगे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, टास्क दिए गए हैं। तो क्या 12 दिसंबर की तारीख 2023 और 2024 के लिए यलगार की तरह होगी? आज बात इसी मुद्दे पर। रैली जो है एनडीए गवर्नमेंट के पतन की शुरुआत है। रैली राजस्थान में अगले चुनाव में कांग्रेस जीते उसकी शुरुआत भी होगी। कांग्रेस के लिए राजस्थान हमेशा से मजबूत गढ़ रहा है और मुख्यमंत्री गहलोत विश्वास पात्र, जो न सिर्फ कांग्रेस में खुद एक अभिभावक की भूमिका में नजर आते हैं, बल्कि मार्गदर्शक के साथ साथ कार्यकर्ता के तौर पर भी कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते हैं। तो क्या जिस राह पर कांग्रेस जयपुर के जरिए जलने की तैयारी कर रही है, वो उसे 2023 में राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर से बिठा पाएगी? और क्या 2024 में संसद में 10 सालों के वनवास के बाद विराजमान करा पाएगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा जी, बीजेपी प्रवक्ता मनीष पारिक जी, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा जी। प्रशांत, क्या ये माने कि ये उम्मीदों की रैली है? जनता के उम्मीदों की तो है ही, कांग्रेस के लिए भी उम्मीदों की रैली है, जिसके जरिए अपने जो छिटक रहे दल हैं उनको भी संदेश दिया जाए कि कांग्रेस अभी कमजोर नहीं हुई और जनता में भरोसा दिलाया जाए कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, मजबूती से खड़ी है, उनके मुद्दों को उठाने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने वीरेंद्र जी कि ये कोई कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है और भाजपा कोई डिसीजन नहीं ले पा रही। आप मुझे बताइए, इनके जब 2014 में सरकार आई थी इनकी जी, उसमें इनके नेता गले में सब्जियां लटका के घूम रहे थे, बैलगाड़ियों में सिलेंडर लेके घूम रहे थे। आज एक भी नेता स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। हाँ, और आप ये देखिए महंगाई के लिए और जो पार्टियां हैं उनका भी सहयोग नहीं ले रहे ये लोग। और ये तो भला हो जनता का, जनादेश का, कि अभी जो रिजल्ट आए हिमाचल प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आई थिंक उनसे इनको थोड़ा सा सेटबैक लगा, तब जाके इन्होंने कृषि कानून वापस लिया। इनको थोड़ी मूंगी खानी पड़ी। राजस्थान के अंदर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ये रहे। तो कहीं ना कहीं जनता ने जो उनको जनादेश दिया है उससे जगाने का काम किया है। आप इनसे पूछिए, अभी अमित शाह जी राजस्थान आए थे, हम तो सोच रहे थे मोटा भाई आए हैं, कोई मोटी सौगात लेके आएंगे राजस्थान के लिए। कांग्रेस की सरकार को कोसने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। ये कहते थे कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा उसके 24 घंटे बाद आपकी सरकार गिर जाएगी, और अब कह रहे हैं कि 2023 में हम बना के जाएंगे और 75% बनाएंगे। मुझे आप बताइए, ना तो वहाँ उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया, ना कोई महंगाई पे एक बात करी, और जो वहाँ के किसान नेता था उनको बोलने नहीं दिया गया वहाँ पे। आप जो पूरे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हमारे उनके गुलाबचंद कटारिया जी आवाज उठाते हैं, उनको बोलने नहीं दिया गया। नहीं, लेकिन इस रैली का जयपुर की जगह राजस्थान में होना, दिल्ली की जगह राजस्थान में होना, जयपुर में होना, क्या प्लस पॉइंट है कांग्रेस के लिए? देखिए, क्योंकि यहाँ सरकार है, प्लस कार्यकर्ता है, जनता आ पाएगी। अगर दिल्ली में होती तो शायद वही फैक्टर नहीं होता जो जयपुर से हो। 100% जो भाजपा कहती थी कांग्रेस मुक्त हम राजस्थान बनाएंगे, ये वो राजस्थान है जहाँ पे इनको शिकस्त खाई है।
और आप देखिएगा दिल्ली के अंदर परमिशन नहीं दी, पहले रामलीला मैदान की परमिशन दी, फिर कहा कि द्वारका में कर लो, फिर द्वारका की परमिशन नहीं दी, तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम होती रही है, तो इसलिए परेशान होते हैं। और राजस्थान में क्योंकि आपको मालूम है 2 वे सिस्टम है, बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आई थिंक मोटे तौर पे, तो यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता भी हैं और ये नेशनल इशू है बेसिकली। राजस्थान से बढ़िया प्लेटफॉर्म को मिल भी नहीं सकता, और जो भेदभाव करते हैं, आई थिंक अशोक जी गहलोत साहब ने और हम सारे नेताओं ने अच्छा एक निर्णय लिया है। और अब मैं 2 दिन से गाँव में भी था, मैंने देखा है कि सब लोग चाह रहे हैं कि इस रैली में भागे रहें और इन भाजपा को जिताएं। ठीक है मनीष पारिक जी, वैसे तो सुनते हैं कि दुनिया गोल है, या मुद्दे भी गोल है। 2014 में जिन मुद्दों के आधार पर आप सत्ता में आए थे, वही मुद्दे आपके गले की फांस बन रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 काम बताए थे, वो तीनों मुद्दे तो पूरे कर दिए हैं। भ्रष्टाचार से मुक्ति करा दी है, पहले 7-7 मंत्री जेल में जाते थे, केंद्र के एक भी घोटाला नहीं हुआ, रोज बम फूटते थे, एक भी घटना आतंकवाद की नहीं हुई है, देख लीजिए आप। तो दोनों बातें करी है। जहां तक महंगाई का सवाल है, डिवैल्यूएशन ऑफ द मनी, प्रशांत जी समझते होंगे, 11.45% मनमोहन सिंह जी के टाइम पे थी, अभी 7.4% है डिवैल्यूएशन ऑफ द मनी। तो कहां पे है महंगाई? एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, महंगाई आपके लिए टमाटर के दाम बढ़ जाना महंगाई नहीं। आप समझिए कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगा अगर, तो उनका महंगाई का इफेक्ट उन पर तो कम होने वाला है। 50 रुपए का टमाटर लीजिए, हमारे यहाँ से 2 रुपए का निवेदन सुनिए। 50 रुपए के टमाटर में केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। दूसरी बात, ये जो किसानों का आंदोलन करके जो मैकेनिज्म बनाया है, ये सब कुछ हो रहा है, टूल किट बना है, ये सब इसका इफेक्ट है। ये जो किसान आंदोलन जिस तरह से पीछे हुआ है, मैं इन मुद्दों पर बहस नहीं कर रहा, इसके नाम पर ये सब हो रहा है। मेरी बहस है महंगाई को लेकर, मेरी बहस है महारैली को लेकर, जो कांग्रेस कर रही है। महंगाई नहीं है देश में, आप ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है देश में, कुछ महंगा नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, 2 बातें हैं। महंगाई से प्रभावित जो लोग हैं उन पर इफेक्ट कम करने की कोशिश इसलिए हुई है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे दिया है, 25 किलो गेहूं और 2 किलो दाल उन सबको वितरित करी है। राजस्थान में नहीं हुई, वो अलग बात है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको मेडिकल बात है, 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान भारत योजना है, कहीं भी इलाज में दिक्कत नहीं है, 0 पैसे हो रही है। बताइए, राजस्थान में लागू नहीं हुई है। मेरी बात सुनिए आप, रैली हो गया, अगर आयुष्मान होगा ना राशन होगा, तो यहाँ पर रैली होगी। झूठ को पुलिंदा होने की जरूरत होती है, क्योंकि अकेला कभी झूठ खड़ा रह नहीं सकता। और जब राजस्थान वो मुंह की खाएगा, राजस्थान में अपना सारा स्वरूप खो देगा, तो पूरे भारत से लोगों को बुलाया जाएगा उस झूठ को साबित करने के लिए। जो बिजली के लिए कहा किया गया, नहीं बढ़ाएंगे बिजली में, और बिजली का बिल है, आप 1 मिनट के लिए बल्ब ना जलाओ तो भी 500 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ये बदनाम लोग हैं, ये बेईमान लोग हैं, और इसीलिए रैली कर रहे हैं। नरेश सत्ता इसलिए बचाई गई है, नरेश क्या इस रैली के जरिए वाकई में जनता की नब्ज को टटोलते हुए कांग्रेस खुद को मजबूत कर पाएगी? नरेश शर्मा हो गए, मलाई चाहिए सबको। ठीक है मनीष पारिक जी, रुकिए। नरेश शर्मा जी, देखिए विजेंद्र, ये सही है कि भाजपा और जो कांग्रेस है वो अपनी बहस करते रहेंगे इस मुद्दे को लेके, लेकिन ये भी सही है कि इस रैली का कोई न कोई राजनीतिक लाभ, चाहे वो कांग्रेस केंद्र के स्तर पे ले, चाहे राजस्थान में इससे पहले, क्योंकि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी जो आपने बयान दिखाया, जिसमें साफ कहा है कि केंद्र के लिए बोला है कि एनडीए सरकार की पतन की शुरुआत होगी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके लिए भी रैली होगी। तो कहीं ना कहीं इस रैली का राजस्थान में चयन हुआ है, ये कहे कि एक मौका मिला कि दिल्ली में उनको अनुमति नहीं मिली, तो इस मौके का फ़ायदा राजस्थान में उठाया जा रहा है। और चूंकि आला कमान की नज़र में राजस्थान अभी सबसे मजबूत है और इस तरह की रैली करने में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्षम है और वो जाने भी जाते हैं, तो ऐसे में भले केंद्र की खिंचाई तो की ही जाएगी, लेकिन साथ में राजस्थान में किस तरह से ये जो रैली, जिसमें तमाम जो कांग्रेस के केंद्रीय नेता आएंगे, एक राष्ट्रीय स्तर की जो रैली हो रही है, राजस्थान के लिहाज से इसका किस तरह से फ़ायदा लिया जाए, जबकि सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। और जब 2023 के इलेक्शन की बात करते हैं तो उस क्या एक मोमेंटो बनाने का काम भी इस रैली के माध्यम से किया जाएगा। ये कांग्रेस की रणनीति फिलहाल बन रही है। और प्रदेश की सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर ये रैली जिस तरीके से उम्मीदों के साथ की जा रही है? 2 लाख से ज्यादा अगर लोग यहां जुटते हैं, एक मैसेज केंद्र को जाता है। राजस्थान की सियासत में कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र के अंतर्गत
कांग्रेस के अंदर, इन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, कद तो पहले से ही बढ़ा हुआ है विजेंद्र, इसीलिए तो यहाँ पे उनको ये मेज़बानी मिली है जयपुर में, क्योंकि अगर ये पंजाब में भी हो सकती थी, यूपी में भी हो सकती थी, गुजरात में भी हो सकती थी, जहाँ पे चुनाव होने हैं, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान को चुना गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ रैली सफल ही होगी कांग्रेस की नज़र में और ठीक तरह से होगी, और जो मैसेज कांग्रेस को देना है, चाहे केंद्र को दे चाहे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को दे, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री ने अमित शाह के जो भी आरोप थे, जो भी बयान थे, उनका पलटवार किया और साथ में कहा, जैसे अमित शाह ने कहा था कि यहाँ सरकार गिराने की कोई कोशिश नहीं होगी, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो सरकार गिरा ही नहीं सकते, तो ये अलग चलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सरकार के कामकाज पे, आपने जैसे राजस्थान सरकार की बात की, तो सरकार के कामकाज पे एक तरह से मोहर आला कमान की, क्योंकि तभी यहाँ पे मेज़बानी मिली है, सरकार के कामकाज पे मोहर है, तभी यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की रैली पहली बार हो रही है। लेकिन इसका फ़ायदा, जैसे मैंने कहा कि केंद्र के लिहाज से कांग्रेस कितना ले पाती है, क्या जब तक चुनाव होंगे, हम बात करें कि संसद के जब चुनाव होंगे, क्या तब तक इस मोमेंट को खड़ा रख पाएगी कांग्रेस? और राजस्थान के लिहाज से बात करें तो चूँकि 3 साल पूरे हो रहे सरकार के, और उसके बाद यहाँ पे चूँकि बीजेपी भी चुनावी मोड में है, कांग्रेस भी चुनावी मोड में आएगी, तो इस माहौल को कैसे गहलोत सरकार अपने पक्ष में आगे बरकरार रखे, ये भी देखना होगा। देवेंद्र शास्त्री जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, 17 तारीख को 3 साल पूरे होंगे, 12 तारीख को एक बड़ा रैला कह सकते हैं जिसको करने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। तो पहला तो ये कि क्या इसको कांग्रेस इस तरीके से राजस्थान में प्रचारित करेगी कि 3 साल के बाद अक्सर सरकारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है और जनता हमारे साथ खड़ी है, ये हमने करके दिखा दिया, पहला। दूसरा, ये क्या ये वो रिस्क था जिसको कांग्रेस बहुत सोच समझ के कैलकुलेट करके लेना चाहती थी? अगर पंजाब करती, दिल्ली करती, जनाधार नहीं जुटता, तो सवाल कांग्रेस को लेकर खड़ा होता, जो यूपीए के अन्य घटक दल उठा रहे हैं। उस जीरो रिस्क को करने के लिए राजस्थान को चुना गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व को चुना गया। आप बिल्कुल सही आकलन कर रहे हैं इस सिचुएशन का। देखिए कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो विपक्ष है, उसमें अब एक द्वंद्व चल रहा है कि नेतृत्व कौन करे। जी, ममता जिस तरह से कांग्रेस के ऊपर वार पर वार कर रही हैं, तो वो एक मैसेज दे रही हैं कि कांग्रेस विपक्ष का नेतृत्व नहीं कर सकती, और कांग्रेस अब ये जवाब में ये देश में ये स्थापित करना चाहती है कि वही विपक्ष को नेतृत्व दे सकती है। और ये रैली जो है, ये इसका एक तरह से प्रदर्शन होगा ताकत का। अब संकट ये आ गया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो नहीं चाहती कि कांग्रेस किसी तरीके से ताकतवर बने और दिखे, तो दिल्ली में एक रिस्क हो गया, दिल्ली में परमिशन नहीं दी गई और वो रैली फेल हो जाने की आशंका है। कांग्रेस ने एक सुरक्षित जगह देखी, राजस्थान, जहां पर ये रैली को करेंगे। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि कोरोना की महामारी के चलते हुए इस तरह की रैलियों का आयोजन कांग्रेस को भी समझना चाहिए, पर साथ के साथ आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह भी यहाँ पर यही काम करते घूम रहे हैं। तो ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक प्रजातांत्रिक लोक कल्याणकारी सरकारों का जो दायित्व है, ये दोनों ही पार्टियां उसको नहीं समझ रही हैं और अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। शास्त्री जी, क्योंकि 3 साल पूरे होंगे और उससे चंद दिन पहले ही रैली हो रही है, क्या सरकार ये भी जनता के बीच में मैसेज देते हुए साफ नजर आएगी कि 3 साल के बाद भी जनाधार हमारे साथ बना हुआ है? नहीं, देखिए, पिछला जो उपचुनाव हुआ था वो तो एक मैसेज स्पष्ट था कि नरेंद्र मोदी सरकार की या नरेंद्र मोदी की छवि को बहुत जबरदस्त डेंट लगा है पूरे देश में, राजस्थान में ही नहीं। और विधानसभा से लेके लोकसभा तक के चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते जाते थे और पिछले उपचुनाव में ये सारे के सारे चुनाव वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गोदी से खिसक गए हैं। और इसका लाभ स्वाभाविक तौर पे जो विपक्ष में महत्वपूर्ण सरकार में बैठी हुई कोई पार्टी होगी तो उसको हुआ, और ये कांग्रेस को हुआ। तो ये मैसेज कोई देने की कोशिश जरूर कांग्रेस कर रही है, लेकिन जनता अब समझ रही है कि ये एक वैकल्पिक वोटिंग सिस्टम जो है बन रहा है देश में, कि कांग्रेस से बहुत ज़्यादा आशाएं नहीं हैं, लेकिन विकल्प नहीं है देश के पास, और जो उपलब्ध है उसको वोट पड़ रहा है।
ठीक है प्रशांत बैरवा, उत्तर बेल्ट के अंदर 2019 का चुनाव अगर देखेंगे तो लगभग कांग्रेस का सुपड़ा साफ था, राजस्थान में भी सुपड़ा साफ था। आपको लग रहा है इस रैली के जरिए पूरे देश में एक अलग से माहौल बनाया जा सकता है बीजेपी के खिलाफ? जी बिल्कुल, माहौल भी बनेगा। आई थिंक मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये कोई कांग्रेस का मुद्दा नहीं, ये जनता का मुद्दा है। आई थिंक इसमें तो सभी पार्टियों का सहयोग लेना चाहिए था केंद्र सरकार को। राजस्थान के सब से लेके हर राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए था, कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए था, लोकसभा में बहस करानी चाहिए थी जी। इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे अपने हिंदुस्तान के अंदर, इन्होंने आज तक एक लीडर की, एक इकोनॉमिस्ट की राय तक नहीं ली इन्होंने, और उस मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं। तो आई थिंक इनको चेताना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। पहले यही कहते थे कि विपक्ष बहुत ढीला है, कांग्रेस कुछ कर नहीं रही, कांग्रेस, और जब कांग्रेस कुछ करने लग जाती है तो कहते हैं कि इतने पर्याप्त नहीं है। तो ये 100% एक विपक्ष की भूमिका निभाने का बहुत अच्छा मौका भी है, और ये एक सब लोगों का मुद्दा है, कोई कांग्रेस पार्टी का नहीं। आई थिंक ये इससे मैसेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाएगा। आपको मालूम है अमित शाह जी ने 2 साल हैं, 2 साल है राजस्थान के चुनाव को, मैं आपको बताऊं 3 साल है केंद्र के चुनाव को, 100% खींच पाएंगे? देखिए मैं वही आपको बताऊं क्यों नहीं खींचेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे राजस्थान के अंदर एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, मगर एक कहावत है, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। और हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं बल्कि मैं कहता हूँ सारे विधायक लोग, कार्यकर्ता लोग आश्वस्त हैं कि अगली बार फिर हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, क्योंकि जो पहले एंटी इनकम्बेंसी होती थी वो चीज़ दिखी नहीं है। और लगातार आप देखेंगे विधानसभा के चुनाव में या पंचायती राज के चुनाव में हमने प्रोग्रेस ही की है, हमारे कांग्रेस की सरकार ने विधायक भी जीते, पंचायती राज में जीते। तो आई थिंक नीचे से लेके ऊपर लेवल तक हमने। मनीष पारीक जी, मानकर चले जितने झटके बीजेपी को लगते रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस की रैली के जरिए लगे, उपचुनाव के परिणाम के जरिए लगे या किसी और तरीके से लगे, उतनी महंगाई देश में कम होती रहेगी। ये पैरामीटर हो गया। झटके नहीं है विजेंद्र, 2000 रुपए बिजली के बिल का झटका लग रहा है, और 20 रुपए के टमाटर पे हल्ले मचाओ, ये दिखेगा नहीं इनको? 80 रुपए में, अरे 60 रुपए के 80 रुपए। मेरी बात सुनिए, इलेक्शन हारे हैं सर। अरे मेरी बात तो वही जनता है। तो दो बीजेपी के कैंडिडेट 2 लड़ेंगे, हारे हैं 2 कैंडिडेट बीजेपी के लड़ेंगे, तो यही होगा, इसमें क्या बात है? अच्छा गुटबाजी मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, उदय लाल ले गए वोट 50,000 और 46,000 वोट लगे भाजपा के उम्मीदवार, दोनों जोड़ते हैं तो 96,000, कांग्रेस को मिला 70,000। मतलब ये बीजेपी मान रही है कि बीजेपी में गुटबाजी थी और है, ये मान रहे हैं ना? अगर आपके कैंडिडेट अलग अलग वोट ले गए मतलब गुटबाजी थी। महंगाई के 40 रुपए ले रहे हैं 1 लीटर पे पेट्रोल, जिसमें बैठ के आएंगे लोग, और उसके बाद कह रहे हैं कि महंगाई कांग्रेस बढ़ा, बीजेपी बढ़ा रही है। 40 रुपए तो राजस्थान सरकार के खाते में जा रहे हैं 1 लीटर में, और ये झूठ बोल रहे हैं। तो आप उधार दे देते ना, आप मंत्रिमंडल की केंद्र की योजना है उनका बढ़ा दीजिए शेयर, केंद्र की योजना शेयर बढ़ा दीजिए। कि महंगाई है या नहीं है? नरेश शर्मा, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, इस पूरी रैली को अगर आपके 2 लाइन के विश्लेषण में समेटा जाए तो क्या होगा? पायलट इस नरेश शर्मा क्यों नहीं है? ये इतना कमजोर मंत्रिमंडल है। देखिए विजेंद्र, जहां तक, अरे सर आप गृह मंत्री कह गया 2023 से नहीं गिरेगी, प्रॉब्लम है आपकी नहीं है। आप तो ये देखिए कि वसुंधरा जी की फोटो से लगाते नहीं है, और दूसरी बात चुनाव लड़ाते नहीं है, एक सेट पे लाते नहीं है, हमारी पार्टी की प्रॉब्लम संभाल लेंगे। लेकिन ये सब कोई नहीं भूलेगा। 5 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, भ्रष्टाचार के कारण 5 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं राजस्थान में बनने के लिए। 35,000 रुपए महंगाई है सर, ये तो मानी महंगाई है। आज मेरी डिबेट नहीं बढ़ाना, पूरे आंकड़े आपके सामने रखता कि ब्रांड ऑयल पिछले 1 महीने में कहां से कहां पहुंच गया, रखता आपके सामने। ठीक है, ठीक है। पूरे रोकना चाहूंगा आपके के साथ, मनीष जी रोकना चाहूंगा। नरेश शर्मा फाइनल कमेंट। मनीष जी रुक जाइए सर, जनता सब जानती है, रुक जाइए। नरेश शर्मा फाइनल कमेंट। देखिए विजेंद्र, जहां तक आपने कहा कि इस रैली का आखिर क्या होगा, तो ये तो तय है, इस रैली से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार को सीधा सीधा फायदा होगा जी, क्योंकि एक मौका मिला है उनको कि आला कमान के सामने प्रदेश की जनता को इकट्ठा करने का और अपने सरकार की जो योजना है उनका बखान करने का मौका ही मिलेगा। और वो ये इस बात को बिल्कुल प्रेजेंट करेंगे कि राजस्थान की जनता अब भी उनके साथ है, और जिस तरह से भीड़ इकट्ठे करने की कोशिश की जाए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को बिल्कुल इससे फायदा मिलेगा। लेकिन केंद्र आएंगे इसमें, ठीक है, आम आदमी आएगा, किसान आएगा,
लिए संजीवनी बूटी की तरह साबित होगी। देवेंद्र शास्त्री जी, सर एक लाइन में, मनीष पारिक जी रुके ना, क्या ये महंगाई, बढ़ती महंगाई कांग्रेस संजीवनी बूटी की तरह है? विजेंद्र जी, आप अपना सवाल फिर से दोहराएंगे क्योंकि मुझे सुनाई नहीं पड़ा। सर सवाल यह है कि क्या ये महंगाई, बढ़ती महंगाई कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी? नहीं विजेंद्र जी, बस यही कंफ्यूजन है कांग्रेस को कि कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं उन्होंने, राज्य सरकारों ने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं दिखाया है जिससे कि ये संदेश जाए कि कांग्रेस महंगाई को कम करने के अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का इकोनॉमिक डिजास्टर किया है उसमें कांग्रेस ने केवल हल्ला मचाने के सिवाय कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। इसलिए देखिए, महंगाई के नाम पर जो कुछ भी रैली हो रही है इसका वो फायदा नहीं मिलने वाला है जो फायदा कांग्रेस लेना चाहती है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश जी आपका भी शुक्रिया, मनीष जी और प्रशांत जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। राजनेता हैं, नेता हैं तो रैली होगी, जनता का समर्थन भी जुटाया जाएगा, लेकिन उसके जरिए जनता को क्या मिलेगा ये जनता को तय करना है। नमस्कार।